उत्तर प्रदेश की बागडोर संभालते ही वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए हैं। हलफबरदारी के अगले ही दिन यानी आज इन्होंने अपनी नई काबीना के साथ पहली मीटिंग की। इस मीटिंग में योगी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है। मुफ्त राशन की स्कीम को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया। काबीना की मीटिंग में सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले का ऐलान किया। आज मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि अगले 3 महीनों के लिए इस योजना को प्रदेश के सभी 15 करोड़ लोगों के लिए फिर से हम लोग लागू करेंगे। और इस योजना को हमारे मंत्रिमंडल ने आज फैसला उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ जनता जनार्दन को समर्पित करते हुए कि सरकार डबल इंजन की सरकार पहले भी उत्तर प्रदेश की जनता के साथ खड़ी रही। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी उन्हें न केवल फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, बल्कि किसी भी महामारी से होने वाले उन दुष्परिणामों से जो भूखमरी के रूप में सदैव आती रही है, उससे बचाने के लिए जो पुख्ता व्यवस्था देश के अंदर है, उसी अनुक्रम में उत्तर प्रदेश में हम इसको लागू किया है। तो ये पहला फैसला आज हमारे मंत्रिमंडल का था। इसको मैंने स्वयं आपके बीच में आकर के आपको सूचना देने का कार्य किया है। इस योजना से 15 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित होंगे और उत्तर प्रदेश सरकार इस बारे में पूरी तरह आश्वस्त है कि चूंकि एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों ने तकनीक का भरपूर उपयोग किया है। सभी 80,000 कोटी की दुकान में ई-पॉस मशीन लगी है। हर ई-पॉस मशीन के साथ सैनिटाइजर की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पारदर्शी तरीके से ये सुविधा वहां पर हर एक व्यक्ति को प्राप्त होगी। यही मुझे आपको सूचना देनी थी। दिल्ली असेंबली में कुछ ही देर में 2022-23 का बजट पेश होगा। आम आदमी पार्टी का ये 8वां बजट है। मनीष सिसोदिया वजीर खजाना के तौर पर 8वीं बार दिल्ली का बजट पेश करेंगे। कोरोना वबा से राहत के बाद आम आदमी पार्टी इस बार स्वराज बजट पेश करेगी। माना जा रहा है कि इस बजट में कई स्कीमों के हवाले से ऐलानात किए जा सकते हैं। तवक्को है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार बजट में 5 से 10% इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि पिछली बार बजट 69,000 करोड़ का था। काबिल जिक्र है कि इस बार बजट में अवामी राय पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। हुकूमत ने इसके लिए अवाम से तजावीज़ मांगी थी और 5,000 से ज़्यादा लोगों ने हुकूमत को तजावीज़ भेजी थी। इस बार हुकूमत तरक्याती कामों और सेहत के खिदमात पर ज़्यादा तवज्जो दे सकती है। सड़कों की लंबाई, दिल्ली के लोगों के लिए स्मार्ट हेल्थ कार्ड, ख्वातीन के मोहल्ला क्लिनिक, कच्ची आबादियों के लिए तरक्याती काम, पीने के पानी की सहूलत वगैरह इस बजट में ख़ास होंगे। बजट हमारी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। ये केवल एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, बल्कि लोगों की ज़िंदगी कैसे बदलेगी और अगले 1 साल लोगों की ज़िंदगी में क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं। सरकार की ओर से लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने में, सरकार की ओर से लोगों को अपनी लाइफ को और इम्प्रूव करने में क्या मदद मिल सकती है, उसका एक लेखा जोखा है, उसका खाका है। तो मैं आज बाकी सारी चीज़ें तो असेंबली के पटल पे ही बोलूँगा, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि ये बजट दिल्ली के युवाओं की सबसे बड़ी ज़रूरत, दिल्ली के लोगों की सबसे बड़ी ज़रूरत, खासतौर से कोविड के बाद की सबसे बड़ी ज़रूरत को एड्रेस करेगा। पिछला बजट देशभक्ति बजट था, इस बार के बजट का क्या रूप रहेगा? तो वो इसीलिए मैंने कहा कि अभी ये कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कुछ इस पे, क्योंकि असेंबली का प्रिविलेज है, मैं वहीं रखूंगा सारी चीज़ें। लेकिन इतना एक ज़रूर कहूँगा कि ये दिल्ली के युवाओं की, दिल्ली के लोगों की ज़रूरतों का सबसे बड़ी ज़रूरत का बजट होगा। आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया। इस हफ्ते 5 दिनों में चौथी बार कीमत में इजाफा किया गया। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा किया। इस तरह 5 दिनों में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपये 20 पैसे का इजाफा किया गया है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 98 रुपये 61 पैसे और डीजल की कीमत 89 रुपये 87 पैसे फी लीटर पहुंच गई है। माहिरीन के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार कई रोज तक इजाफा जारी रह सकता है।
तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल आज 98.61 रुपये फी लीटर फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल 89.87 रुपये में फरोख्त हो रहा है। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में 113 रुपये 35 पैसे पेट्रोल फरोख्त हो रहा है, जबकि डीजल 97 रुपये 55 पैसे में फरोख्त हो रहा है। और अगर हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत, आज की जो कीमत है वो 111 रुपये 80 पैसे है, जबकि डीजल की कीमत 98 रुपये 10 पैसे है। और अगर हम चेन्नई की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल 104 रुपये 43 पैसे, जबकि डीजल 94 रुपये 47 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। और कोलकाता की अगर हम बात करें तो कोलकाता में पेट्रोल 108 रुपये 1 पैसे, जबकि डीजल 93 रुपये 1 पैसे में फरोख्त हो रहा है। सरकार में इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर ये सिर्फ दिल्ली की सिचुएशन है, पूरे इंडिया में मुंबई चले जाइए आप, वहाँ पे 112 और मेरे ख्याल से 96 है। यहाँ तो फिर भी डीजल 89 है, तो डीजल भी वहाँ पे 8-7 रुपये महंगा है और 15 रुपये पेट्रोल महंगा है। और तो ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो दिक्कत में तो आएगा मिडिल क्लास, तो बहुत कंट्रोल करना चाहिए। बढ़ेगा तो फिर जेब पे असर पड़ेगा ही। तो ऑयल के रेट तो वैसे अब लड़ाई के चक्कर में बढ़ ही रहे डेली, यहाँ तो फिर भी कम है, बाहर तो और ज़्यादा हो गया। अगर पहले कितना डलवा रहे थे अब कितना डलवा रहे हैं, फर्क थोड़ा पड़ रहा होगा। अब वो तो फर्क पड़ेगा ही, ओवरऑल तो फर्क पड़ता ही पड़ता है। और पेट्रोल बढ़ने से आम जनता की जेब पे बहुत फ़र्क पड़ा है। और जो गरीब तबका है, जो बाइकों पे चलता है, गाड़ियों में चलता है, बसों में चलता है, हर चीज़ का किराया बढ़ेगा। बसों का भी किराया बढ़ेगा, माल का भी किराया बढ़ेगा। बाइकों में जो चलते हैं हर पॉकेट पे मंथली इसका बर्डन आएगा, तो इसको बहुत नुकसान है। मैं चाहता हूँ कि डाउन आने चाहिए पेट्रोल के रेट, पर ये सरकार को सोचना है। देखो जी, ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, खास करके हम मिडिल सेगमेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए। 80 पैसे पर डे 3 दिन में 2 रुपीज़ 40 पैसे पर लीटर डीजल बढ़ चुका है। तो हम लोगों के लिए तो जी महंगाई की मार है, पूरा बजट आउट ऑफ बजट हमारा जा रहा है और हम लोग परेशान हैं इससे। तो हम तो यही चाहेंगे कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करे, रेगुलराइज करे, ताकि ये हम पर महंगाई की मार थोड़ी कम हो सके। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर असेंबली में किया गया वज़ीर आला केजरीवाल का खिताब खूब सरखियाँ बटोर रहा है। एक तबका केजरीवाल के साथ खड़ा है तो एक उनकी मुखालफत में आवाज़ उठा रहा है। चूँकि बीजेपी द कश्मीर फाइल्स की ज़ोर शोर से तशहीर में जुटी हुई है तो वो केजरीवाल के खिताब के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिए। दिल्ली में जगह जगह बीजेपी लीडर कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के खिताब के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं, जिसमें केजरीवाल पर दहशतगर्दों की ज़बान इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाते हुए उनसे माफ़ी का मुतालबा किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने द कश्मीर फाइल्स को बेघर कश्मीरी पंडितों के दर्द और तकलीफ को बयान करने वाली फिल्म करार दिया। शिवराज सिंह चौहान ने रियासत में नस्लकुशी म्यूजियम कायम करने के लिए ज़मीन फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की तजवीज़ पर मध्य प्रदेश में नस्लकुशी म्यूजियम और आर्ट सेंटर कायम किया जाएगा, जहां लोगों को मालूम होगा कि किस तरह कश्मीरी पंडितों ने दहशतगर्दाना हमलों का सामना किया और इन्होंने कई मुश्किलात के बावजूद कभी हथियार नहीं उठाए। विवेक जी ने एक बहुत अच्छा विचार दिया है जेनोसाइड म्यूजियम का। और विवेक जी, आप जेनोसाइड म्यूजियम की योजना बनाइए, जमीन सहित राज्य सरकार हर तरह का सहयोग आपको करेगी। मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं। तो लोग जाने और जानने के बाद जो आपने बात कही, क्या मानवीयता की बात करेंगे, निकले वहां से तो ये देखते हुए एक बेहतर इंसान बन के निकले, हिंसा और घृणा के लिए नहीं।
छत्तीसगढ़ के सरगुजा देहात में मुकामी अस्पताल के जिम्मेदारों की गैर इंसानी हरकत का वाकया मंजरेआम पर आया। छत्तीसगढ़ के सरगुजा देहात में 7 साला लड़की की मौत के बाद लाश की मुंतकली के मामले में अस्पताल इंतजामिया ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। मुतवफ़ी लड़की के वालिद ने बेटी की लाश को कंधे पर लेकर 10 किलोमीटर तक पैदल अपने गांव का सफ़र किया। मुतवफ़ी लड़की के वालिद ने बताया कि अस्पताल इंतजामिया ने गैर जिम्मेदारी से जवाब दिया, जिसकी वजह से मजबूरन इन्हें ये इकदाम करना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद रियासती वज़ीर सेहत TS सिंहदेव ने इस मामले का सख्त नोटिस लेते हुए जांच के अहकाम जारी किए हैं। देखा वो भाप वाला रहल ना, हाँ ओके लगाई। कौन डॉक्टर रही? ओके मोके पता नहीं है, नर्स रही। हाँ हाँ एक थे तुम्हार जैसे है हाँ डॉक्टर डॉक्टर हाँ। ओहर रही। हाँ फिर क्या हुई? तो सुई लगाई तो मैं कल खाना उना नहीं खाई से लड़का है तो कहे खाई हुई तो लड़का कहीं में दूध पी तो भाई अब दूध के नहीं मिल पाई। का बताइए फिर? लड़का पेट दर्द कर कहीं की भाव वाला कहीं लगाए तो ठीक हो जाए। हाँ देखा अब खून निकली ना आपकी। जानकारी मिली कि लखनपुर में आज सुबह एक बच्ची को अंदला गांव से परिजन लाए थे। नाक से खून निकल रहा था और SpO2 लेवल 70 से नीचे था। उपचार करने के बाद भी बच्ची को बचा नहीं सके और एक चलचित्र WhatsApp में मैंने देखा जिसमें परिवार के मुखिया होंगे या तो पिता होंगे या अभिभावक होंगे, वो बच्ची को वापस ले जा रहे हैं। तो शव वाहन के लिए इंतज़ार करने के पहले ही परिजन बच्ची को ले गए। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी लखनपुर CHC के हैं, उनको ये सुनिश्चित करना चाहिए था कि जब गाड़ी मंगा ही ली है और शव वाहन आ भी गई थी 9 बजे तक, तो उनको समझाते। ऐसे भावनात्मक क्षणों में विचलित स्वाभाविक है कि परिजन बहुत विचलित हो जाते हैं, पर समझा के और गाड़ी से व्यवस्था करके भेजना था यदि उनके पास अपनी गाड़ी नहीं थी। जांच CMO को मैंने बोल दिया है, CMHO साहब को, कि वो जांच करें और कमी पाई जाती है और अगर प्रबंधन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं तो जो BMO हैं उनको बदलना चाहिए। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की मीटिंग, जनरल सेक्रेटरियों और इंचार्जों की मीटिंग, मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली से आ रही है, जहां पर कांग्रेस की इस वक्त मीटिंग जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की ये मीटिंग है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। तो इस वक्त दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की मीटिंग है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर किया जाएगा तबादला ख्याल। प्रियंका गांधी और मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मीटिंग इस वक्त जारी है। 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए उसके बाद जो शिकस्त हुई उसको लेकर काफ़ी गहमा-गहमी है और कांग्रेस की इसी को लेकर मीटिंग जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की ये मीटिंग जारी है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी जो सूरत-ए-हाल है उस पर तबादला ख्याल इस मीटिंग में किया जाएगा। तो दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस की मीटिंग जारी है। जनरल सेक्रेटरी और इंचार्जों की मीटिंग है। मेंबरशिप मुहिम और मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में प्रियंका गांधी, मुकुल वासनिक भी मीटिंग में मौजूद है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदे रवि इस वक्त जुड़े हैं। रवि, बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, कांग्रेस की इस वक्त मीटिंग चल रही है। जो जनरल सेक्रेटरी है और इंचार्ज है उनकी मीटिंग चल रही है। कौन कौन पहुंचे हैं यहाँ पर? देखिए, कांग्रेस मुख्यालय में बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में तमाम महासचिव और साथ ही साथ जो प्रभारी हैं सभी राज्यों को, उन सभी को बैठक में बुलाया गया था।
इस बैठक के अगर मकसद की अगर बात करें तो इस पर चर्चा होने वाली है। जो सदस्यता अभियान चल रहा है उसमें अभी तक क्या स्टेटस है पार्टी को लेकर, क्योंकि 31 मार्च आखिरी दिन है सदस्यता अभियान को लेकर। दूसरा जो मुद्दा है वो है ताजा राजनीतिक हालात को लेकर। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव का नतीजा है तो जिस तरह से कांग्रेस की करारी हार हुई थी, तो उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी होगी। और तीसरा जो सबसे अहम मसला है वो मसला है आने वाले दिनों जो एजिटेशन प्लान होंगे, जो आंदोलन किए जाने महंगाई और अन्य मुद्दों को लेकर, इसी मसले को लेकर मीटिंग बुलाई गई जो बैठक चल रही है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां दिल्ली में 2022-23 का बजट पेश किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया असेंबली में बजट पेश कर रहे हैं। की अनुमति से मैं इस सदन में अगले वित्त वर्ष के लिए रोजगार बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछले साल के देशभक्ति बजट में आजादी के 75वें वर्ष में इस सदन के समक्ष दिल्ली सरकार की ओर से संकल्प प्रस्तुत किया गया था कि हमें दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बहुत समझदारी से, बहुत दूरदर्शिता से उस तरफ लेके जाना है कि भारत जब आजादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा हो 2047 में, तो भारत की राजधानी के लोगों की पर कैपिटा इनकम 2047 की उस वक्त की सिंगापुर की पर कैपिटा इनकम के बराबर होनी चाहिए। यह हमने आजादी के 75वें साल में यहां सपना देखा। इस मुश्किल लेकिन संभव लक्ष्य को हासिल करने के लिए कुछ योजनाएं तो मैंने पिछले बजट में लाया था। 2047 तक दिल्ली वालों की आय को सिंगापुर के वालों की उस वक्त की आय के बराबर ले जाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे अधिक से अधिक दिल्ली वासियों के पास एक सम्मानजनक रोजगार होना चाहिए, उनके पास एक जॉब होना चाहिए। इसलिए इस बजट में और 2047 को देखे गए सपने को पूरा करने के पहले कदम के रूप में मैं इस सदन के समक्ष रोजगार बजट आज प्रस्तुत कर रहा हूं। इसका नाम है रोजगार बजट। इसमें प्रस्तुत योजनाओं के माध्यम से हम न सिर्फ दिल्ली के बाजारों की और व्यापार की रौनक और उसकी गरिमा को लौटा लाएंगे, 21वीं सदी के वर्तमान और भावी व्यापार को भी हम दिल्ली में प्रोत्साहित देंगे। और इन सब प्रयासों से जो मैं इस बजट में रखने जा रहा हूं, इन सब प्रयासों से अगले 5 साल में दिल्ली में कम से कम 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। 20 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी। रोजगार बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य, इस बजट के माध्यम से हमारा लक्ष्य आर्थिक विकास के इंजन को फिर से स्टार्ट करना है, सुदृढ़ बनाना है। ये तो है ही, लेकिन अध्यक्ष महोदय, 20 लाख नई नौकरियां वाले इस रोजगार बजट के प्रस्ताव और योजनाओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले थोड़ी सी चर्चा में दिल्ली के आर्थिक परिदृश्य पर और इस साल के बजट पर रखना चाहता हूं। कोविड की 5 लहरों के बीच आई आर्थिक चुनौतियों से अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे उबर रही है और इसके चलते दिल्ली का जीएसडीपी प्रचलित बाजार मूल्यों पे वर्ष 2020-21 के 7,85,342 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 9,23,967 करोड़ रुपए रहने की संभावना है। ये 17.65% वृद्धि का संकेत है। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि 2021-22 में दिल्ली की जीएसडीपी की वास्तविक वृद्धि दर 10.23% रहने की संभावना है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह वृद्धि 8.9% की होने का आकलन है। इसका अर्थ है कि हम महामारी पूर्व की जो हमारी आर्थिक गतिविधियां थी दिल्ली में, उस स्तर पर लौट रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर जो जीडीपी है उसमें दिल्ली के जीएसडीपी का योगदान 2011-12 में 3.94% था, उससे बढ़ के इस साल 21-22 में 4.21% हो गया है, जबकि दिल्ली देश की कुल आबादी का केवल 1.52% है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा